नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ेंगे वो आपका फिजिक्स रहेगा और फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट में हम दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरे चैप्टर में हमने 2 वीडियो आपको बना चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं, जिसमें पहले वाले में हमने आपको देखा कि क्षेत्रफल, सदिश, घनकोण, समतल कोण, इन सब के बारे में समझाया। उसके बाद दूसरे वाले में हमने गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय का क्या बताया, निगमन बताया। आज हम देखेंगे गॉस का एप्लीकेशन क्या होता है, गॉस के प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो गॉस के एप्लीकेशन में, गॉस के प्रमेय में एप्लीकेशन में आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन होगा दोस्त, यहाँ पर क्या है कि देखिएगा, आपसे कहता है कि पहला जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डेरिवेशन रहता है। ठीक है, इसको हम इंपोर्टेंट आप मार्क करके रखेंगे, इंपोर्टेंट इस डेरिवेशन इसको माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में इस चैप्टर से एक डेरिवेशन आपको कहीं ना कहीं से क्या करेगा, पूछ लेगा दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आपसे क्या कहता है, गॉस के एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें बताया जाता है, जिससे कोई अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की हमें क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई आपको यहाँ पर क्या कहता है, कोई अनंत लंबाई का कोई चालक तार होगा और अनंत लंबाई के चालक तार के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अनंत लंबाई का चालक तार होगा। ये अनंत लंबाई का क्या है, चालक तार है, मान लेते हैं। ठीक है, ये अनंत लंबाई का चालक तार है ये। ठीक है, मान लेते हैं कि ऊपर नीचे ही आपका बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, अनंत लंबाई का चालक तार होगा। अब ये चालक तार है, अब चालक तार है, इसमें जैसे आवेश देते हैं तो आवेश समान रूप से क्या होगा, इसमें वितरित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आवेश है, समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई चालक तार आप लेंगे और चालक तार अनंत लंबाई का होना चाहिए, और चालक तार जो अनंत लंबाई का आपका यहाँ पर हमने यहाँ लिया है, ये अनंत लंबाई का आपका हो जाएगा, ये डैश डैश आप नीचे अनंत लंबाई का आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अनंत लंबाई का चालक तार रहेगा और अनंत लंबाई के चालक तार के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करके बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब आपने कोई चालक तार लिया, चालक तार में आपने आवेश दिया, आवेश समान रूप से हर जगह क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि आपको ये पता होना चाहिए, जब आपने चालक तार में आवेश दिया, इसके चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ की आपको कल्पना करना पड़ता है। बिना गॉसियन पृष्ठ के दोस्त यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान आप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले जब भी कोई चालक तार में आवेश देंगे, उसके अगल बगल आपको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एक पृष्ठ आपको ये लेते हैं, एक गॉसियन आपका क्या है, एक पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ भी आपने एक पृष्ठ यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक पृष्ठ ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहेगा, और इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं ना, इस पृष्ठ को हमने क्या करा, मिला दिया, और ये भी पृष्ठ आपको हमने क्या करा, मिला दिया। ठीक है, तो ये देखा सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी जैसे कोई चालक तार है तो चालक तार से जैसे आपने यहाँ पर इस 2 या 1 सेंटीमीटर की दूरी लिया है, तो हर जगह 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 4 ले लें, यहाँ पे 6 ले लें, ऐसा नहीं हो सकता, सम्मित होना चाहिए। कोई भी चालक तार रहे, चालक तार के से अगर दूरी देखा जाए तो हर जगह बराबर होना चाहिए, आप कम ज्यादा दूरी पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमने चालक तार लिया और चालक तार को जब आवेश दिया, इसके चारों तरफ आपने देखा कि गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, गॉसियन पृष्ठ हो जाता है। इसी को हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ होता है। ठीक है, चलिए, अब चालक तार है, देखिएगा ऐसे कोई चालक तार है, इसमें आपने देखा कि इसके चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ की आपने कल्पना की। मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर, मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर एक बिंदु P होगा, और जहां पर आपको एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P होगा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब आपको पता है कि आपका जो पृष्ठ है ऐसे बेलनाकार है, तो बेलनाकार पृष्ठ है, तो आपको पता है कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा। एरिया वेक्टर हमने आपको समझाया कि हमेशा सतह से लंबवत कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सतह से लंबवत हमेशा बाहर की ओर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये चालक तार है, चालक तार पे आवेश दिया है तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र भी आपका कहाँ होगा,
बाहर की ओर होगा, ठीक है। और आपको पता है कि अब दोनों रेखाएं एक ही तल में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच कोण कितना होगा दोस्त, तो कहेंगे थीटा बराबर 0 अंश होता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर आप कितना प्रयोग करेंगे, 0 अंश प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अनंत लंबाई का एक चालक तार लेना है, और अनंत लंबाई का एक चालक तार जब आप ले लेते हैं तो आपने देखा कि जब आवेश आप किसी चालक तार को देखेंगे तो इसके सममित आपको एक गॉसियन पृष्ठ की पहले कल्पना करता है, क्योंकि वही गॉसियन पृष्ठ के बिंदु पर आपको फ्लक्स का मान निकालना होता है दोस्त। तो आपको सबसे पहले एक सममित, ध्यान देना, इस चालक तार से हर जगह समान दूरी से, अगर आपने 5 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से ले लिया है तो हर जगह 5-5 ही सेंटीमीटर लेना, उसी को सममित कहा जाता है, सिमेट्रिक लाइन कहा जाता है। तो सममित होना चाहिए इस चालक तार से, ये नहीं कि आप कहीं पर कहीं ऐसा ले ले लाइन, तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसी सतह पे आपको एक छोटा सा अल्पांश पृष्ठ लेना है। हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया जो कि चालक तार से स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है। क्योंकि अब छोटा सा पहले आप पृष्ठ लेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जाके बड़ा का पता चलता है, ठीक है। तो आपने इस सतह पे जो सिलेंड्रिकल, देखिए ये आपका सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार सतह यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि आप कोई चालक तार लीजिए, अगर उसके सममित कोई रेखा खींच के देखिए तो बेलनाकार ही बनता है दोस्त, ठीक है। तो ये आपका बेलनाकार यहाँ पर बना हुआ है। तो बेलनाकार जब आपने चालक तार दिया तो उससे स्मॉल r दूरी पे बिंदु P होगा, जहां पर आप फ्लक्स का मान यहाँ पर ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी देखना है कि भैया ये आपका एरिया, देखिए ये आपका सतह है, अगर ये आपका सतह है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ध्यान देना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी बिंदु पे निकाल सकते हैं, इधर भी आप किसी भी बिंदु पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये लंबवत घटक है क्योंकि सतह ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे सतह है, ठीक है। तो इस सतह पे हम कुछ अलग से करके निकालेंगे, ठीक है। तो इनका ये जो सतह है ये अलग हो जाता है, लेकिन ये दोनों सतह एक जैसा ही है, तो किसी भी बिंदु पे निकाला जा सकता है। और एक बिंदु यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, ऐसे लंबवत रहेगा, और इस बिंदु का देखिएगा छोटा सा है। तो देखिए पहली बात तो ध्यान देना कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो आप कहेंगे ऊपर की ओर होगा, और इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो कहेंगे बाहर की ओर होगा। इसका विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। ये आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये देखिएगा ये आपका विद्युत क्षेत्र कहाँ है, तो आप कहेंगे कि बाहर की ओर होगा, और ये आपका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि थीटा बराबर कितना बनता है, तो आप कहेंगे साफ 90 अंश बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल होगा, जिसे देखिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए जैसे आपके पास मान लेते हैं कि कोई बेलनाकार आपका हिस्सा है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P होगा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। लेकिन अगर बेलनाकार सिलिंड्रिकल है तो इसके सतह पर भी तो आपको निकाला जा सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हर जगह बराबर है, इस लाइन पे हर जगह बराबर है, हर जगह फ्लक्स का मान बराबर है, लेकिन अगर ये ऊपर भाग में देखा जाए, सिलेंडर के ऊपर ये सतह पे देखा जाए और ये सतह पे देखा जाए, तो इस पे बदलाव आएगा। तो इसलिए हम भी क्या करते हैं, ये सतह तो दोनों उसका सेम है, तो हम इस पे भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का फ्लक्स का मान कुछ अलग आएगा और इनके दो सतह है, इनके फ्लक्स का मान अलग आता है। तो ये आपकी लाइन और ये आपकी लाइन में फ्लक्स का मान में कहीं बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपरी सतह पे फ्लक्स का मान बदलाव आ सकता है। इसलिए यहाँ पर हमने फ्लक्स का मान निकाला। और ध्यान देना, एक छोटा सा एरिया जब मैंने यहाँ पे लिया है, छोटा सा एरिया जब लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस है, विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। अब बताइए सतह ऐसे है, तो बताइए अगर मान लेते कोई चालक तार आवेश ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए एरिया वेक्टर, भाई सतह तो ऐसे बना हुआ है, तो बताइए सतह ऐसे बना है, चालक तार हमने डाला है, तो प्लस से दूर विद्युत क्षेत्र जाएगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि थीटा बराबर कितना बनता है, 90 बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप बात समझते हैं, और चालक तार की लंबाई हम कितना मान के चलेंगे, स्मॉल n मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये पूरे चालक तार जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी लंबाई हमने कितना माना, स्मॉल l माना है, जो कि बेलनाकार शेप की आकृति यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी आकृति हो जाती है। एक बार बिंदु P पर आपको फ्लक्स का मान ज्ञात करना होगा, एक बार बिंदु Q पर फ्लक्स का मान ज्ञात करना होगा, और देखते हैं किससे क्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि चालक तार को प्लस Q आवेश यहाँ पर दिया गया है,
प्लस क्यू आवेश देने पर उसके लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाता है। कोई भी चालक तार है, चालक तार को प्लस क्यू आवेश देंगे तो उसकी लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाता है। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अतः समतल पृष्ठ के लघु क्षेत्रफल से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप यहां पर वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि जब फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो डी फाई ई बराबर आप देखेंगे कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या होगा, डी ये होता है। ठीक है, देखिए आपको देखिए कहता है कि अतः देखिए बिंदु P से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अतः समतल पृष्ठ के लघु क्षेत्रफल से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये आपका वैद्युत क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो पहले बिंदु P पर हम वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर का गुणा करते हैं तभी जाके वैद्युत फ्लक्स का मान पता चलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखेंगे कि डी फाई ई बराबर, अब ई डॉट डी ए हमें पता है कि दोस्त अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहे इसका फार्मूला क्या निकल के आता है, कहेंगे साहब ए बी कॉस थीटा निकल के आता है। तो वैसे ये क्या निकल के आएगा, ई डी ए कॉस थीटा निकल के आएगा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा निकल के आएगा। चलिए ई डी ए कॉस थीटा निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपने डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा निकाला। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम थोड़ा से नए पेज की बात करते हैं। तो जब आपने ई डी ए कॉस थीटा निकाला तो आपको पता है कि वहाँ पर थीटा बराबर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 0 अंश है। यहाँ पर हम थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 अंश रखेंगे। ठीक है, चलिए जब हम 0 अंश रखेंगे तो आपको यहाँ पर पता हो, देखिएगा कि डी फाई ई बराबर, देखिए डी फाई ई बराबर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी फाई ई बराबर आप देखेंगे कि ई डी ए और कॉस कितना आ जाएगा, 0 अंश आएगा। और देखिए कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास ई डी फाई बराबर ई डी ए निकल के आता है। ठीक है, ई डी ए निकल के आएगा। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन करने पर आप दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, समाकलन करने पर, तो आप जब समाकलन करेंगे डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए होता है। अब डी फाई जैसे इंटीग्रेशन 1 डी ए रहे तो इसका समाकलन कितना आता है, ए आता है। अगर 1 डी एक्स रहे तो इसका समाकलन कितना आता है, एक्स। वैसे 1 डी फाई ई है तो क्या आएगा, फाई ई आएगा, और ई बाहर कर देंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो डी फाई ई का फाई ई आता है, ई बाहर कर देंगे तो डी ए का कितना आएगा, ए निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे गॉस के प्रमेय से, तो यहाँ लिखेंगे परंतु गॉस के प्रमेय से, अब गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। इस समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कराते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, तो 1 व 2 की तुलना करने पर, तो 1 व 2 की तुलना करेंगे तो बायां पक्ष दोनों आपस में कट जाएगा। हमारे पास देखेंगे ई ए बराबर और क्यू बटे कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर ई को रोक लेते हैं तो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। तो यहाँ से ई बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखना, यदि चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, ऐसे लिखेंगे, चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि लेमडा बराबर क्यू बाई क्या होता है, यल। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू बराबर लेमडा इंटू क्या होगा, यल होगा। ठीक है, क्योंकि चालक तार को आपने जब आवेश दिया तो लंबाई में समान रूप से बढ़ जाता है। तो लेमडा बराबर क्यू बटे यल, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से लिखा जाता है, गुणा कर देंगे तो क्यू बराबर लेमडा इंटू यल। वहां पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो लेमडा इंटू यल बटे में ए एप्सिलॉन क्या आएगा, नॉट निकल के आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट निकल के यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ए होगा, देखिएगा आपको बताते हैं कि जहां ए जो है वो गॉसियन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। गॉसियन पृष्ठ का
ये आपका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, जहां एक गॉसियन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल वो बेलनाकार है, और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वक्रपृष्ठ जिसको कहा जाएगा वो 2πr(h) होता है। तो बेलन का ध्यान दीजिएगा कि बेलन का वक्रपृष्ठ आपसे पूछा जाए कि बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 2πr(h), लेकिन h का काम कौन करेगा, यह। तो यहाँ पर आप देखेंगे a बराबर आपको 2πr(l) मिलेगा, 2πr(l) उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो e बराबर λl और बटे में 2πr(l) और एप्सिलॉन नॉट l से l कट जाएगा। तो हमारे पास देखेगा क्या आपका बचेगा, तो यहाँ पर देखें कि आपका जो आएगा, देखें ये देखिए आपका जो आएगा, तो हमने देखा कि e बराबर आपके पास कितना बचा, λ बटे 2πr एप्सिलॉन नॉट बचा। ठीक है, λ बटे 2πr एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका एक फार्मूला होता है, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम, क्योंकि E बराबर F बटा Q नॉट, तो न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम। तो ये आपका फार्मूला निकल जाता है। यानी कोई भी चालक तार हो तो चालक तार के अगर आसपास आपने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है तो उससे r दूरी पर कोई भी बिंदु होगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। तो आपका जवाब होगा कि E बराबर λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r चालक तार से दूरी होती है, लैम्डा रेखीय आवेश का क्या होता है, घनत्व होता है। इस पे बहुत सवाल आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन होता है। ठीक है, इसी को अगर एक पदों में और लिखा जाए दोस्त, हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट और 2λ बटे कितना लिखेंगे, r लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 काटेंगे तो पुनः वही से आपका चीज निकल के चला आता है, मात्रक न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाता है। ठीक है, तो E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2λ बटे स्मॉल r। यही का अगर सदिश रूप आपसे कहा जाए, इसका सदिश रूप आप बताइए। सदिश रूप क्या करेंगे कि आप विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होता है, बस परिमाण में क्या, पूरा परिमाण है, परिमाण में दिशा से गुणा कर दिया बस। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2λ बटे r इंटू r कैप से मैंने क्या कर दिया, गुणा। ये इसका सदिश रूप होता है, जहां r कैप एकांक आपको क्या बताएगा, दिशा बताता है। एकांक क्या बताएगा दोस्त, दिशा को बताता है, एकांक दिशा होगा। तो आपके पास परिमाण था, बस आपने दिशा से गुणा कर दिया, आपके पास विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेरिवेशन हो सकता है कि r कैप बराबर एकांक दिशा होता है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि अब आपको जो बिंदु Q था उस पर भी वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु Q से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला जाए, जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप देखेंगे कि d फाई E बराबर, तो आपके पास वेक्टर E डॉट क्या होगा, वेक्टर dA होगा। तो यहाँ से d फाई E बराबर, तो E डॉट dA तो क्या आएगा, E dA cos क्या आएगा, थीटा आएगा। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना था, तो आपका जवाब होगा कि d फाई E बराबर, वहाँ पर थीटा की वैल्यू cos 90 था और cos 90 की वैल्यू दोस्त 0 होता है, तो d फाई E बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी उस बिंदु पर चाहे ऊपर सतह पे चाहे नीचे सतह पे अगर आप फ्लक्स का मान निकालते हैं तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अतः लिखेंगे अतः बिंदु Q से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है, वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, शून्य होगा। यानी सतह के ऊपर सतह के नीचे वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर वैद्युत फ्लक्स का मान होता है तो जो आपकी लंबाई थी वही लंबाई में वैद्युत फ्लक्स का मान वहां पे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको देखा कि कोई भी अनंत तार का अगर चालक तार है उसमें आवेश दिया जाता है, लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उससे स्मॉल r दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना होगा तो आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ज्ञात करके आपको दिखाया। ठीक है, ये आपको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था
या आपने इसको पूरी तरीके से घात किया था, आपने फ्लक्स की वैल्यू निकाला तो cos 0 ED हो गया, तो मतलब समाकलन किया तो d फाई e का फाई e आता है, e बाहर कर देंगे, डी का a आएगा, समीकरण 1 मानेंगे। गॉस का प्रमेय लगाएंगे, फाई बटा के ऊपर एप्सिलॉन नॉट होता है, 1 और 2 की तुलना कराएंगे, आपके पास 1 के ऊपर एप्सिलॉन नॉट, a जाएगा बटे में, चालक तार का देखिए अब इस घनत्व क्या हो लेमडा, तो q बटे l मल्टीप्लाई करेंगे, q बराबर लेमडा इंटू क्या हो जाएगा l हो जाता है। यही q की वैल्यू उठा के वहां पर पटक देंगे तो आपको देखेंगे रखते हैं जहां एक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसको a बराबर 2 पाई RL के नाम से जाना जाएगा, 2 पाई RL के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 2 पाई RL यहाँ पे आपने एक स्थान पे रखा, L से L कट गया, तो E बराबर लेमडा अपन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। उसके बाद इसको सही रूप में हमने बनाया तो यहाँ पर दिया 2 लेमडा बटे R हो गया, ये भी आपका फार्मूला सही रहेगा क्योंकि 2 दूना 4 कटेगा वही फिर आ जाएगा। सदिश रूप में परिमाण के साथ आपने दिशा को पूरा कर दिया तो सदिश हो गया, R का एकांक दिशा होता है। उसके बाद फिर आपने बिंदु Q पर भी आपने फ्लक्स का मान ज्ञात किया, जब बिंदु Q पर फ्लक्स का मान ज्ञात किया तो वहां पर आपने देखा कि D और A था और उसमें EDA cos थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 0 रखा, 90 तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो फ्लक्स ही क्या होता है 0 हो जाता है। यानी बिंदु के P पर हर जगह फ्लक्स का मान मिलेगा लेकिन Q पे हर जगह फ्लक्स का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका ये डेरिवेशन हमने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं देखिएगा, अब जो पढ़ाएंगे वो आपके अगले क्लास में रहेगा, ठीक है। एक एक डेरिवेशन करके आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।